नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने क्लास 12th की ज्योग्राफी के 8 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। जिस भी किसी स्टूडेंट ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके पुरानी वीडियो देख सकता है और जान सकता है इस बुक के बारे में और भी अधिक। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो है नई वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे डायरेक्ट मिल जाएगी जल्दी से। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में मैं बता दूं कि व्यापार वाला जो चैप्टर है, ये व्यापार वाला चैप्टर इसको हम तृतीयक क्रियाकलाप या फिर कहें तृतीयक क्रियाओं के अंदर भी पढ़ चुके हैं। और तृतीयक क्रियाओं वाला चैप्टर यदि किसी ने नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके आप जो है तृतीयक क्रियाओं का चैप्टर भी देख सकते हैं और जान सकते हैं व्यापार के बारे में और भी अधिक। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या सारा का सारा। तो पहला क्वेश्चन है या फिर पहला टॉपिक इसको वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो मैं यहां पर बता दूं बच्चों, दो या दो से अधिक देशों के मध्य यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार किया जाता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और इससे पहले मैंने बताया कि व्यापार के बारे में मैं बता चुका हूं व्यापार क्या होता है। तो मैंने इसके बारे में बताया था बच्चों, व्यापार का अर्थ होता है क्रय या विक्रय। तो मैंने इसके बारे में आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर करवाया है। व्यापार का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है, ठीक है ना, खरीदना और बेचना। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब चीजें हम खरीदने और बेचने लगते हैं उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला टॉपिक है वस्तु विनिमय व्यवस्था। क्या है वस्तु विनिमय व्यवस्था? यानी आप अपने जो है माता पिता हैं या फिर अपने दादा दादी से अगर आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा वस्तु विनिमय प्रथा क्या होती है। कि मुद्रा का जो चलन है वो दुनिया के अंदर 16वीं और 17वीं शताब्दी में आया। उससे पहले जो है मुद्रा का चलन नहीं किया जाता था वस्तु मतलब किसी व्यापार के लिए। उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? इसमें मुद्रा के स्थान पर, जैसे आज हम कोई चीज खरीदने जाते हैं और पैसे दे करके चीज ले लेते हैं, तो पहले पैसे नहीं होते थे। तो पहले क्या हुआ था? पहले वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। इसमें क्या होता था? इसमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा के स्थान पर वस्तुओं को जो है वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। यानी वस्तु को दे करके हम दूसरी वस्तु खरीदते थे। इसी व्यवस्था को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी खरीदने के लिए वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। समझ में आया होगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है आपके लिए कि भारत में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली कहां देखने को मिलती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी हमारे देश के अंदर प्रत्येक वर्ष एक देश मतलब एक राज्य है भारत का जिसका नाम है असम। असम के अंदर एक जिला है, असम के अंदर एक मतलब जिला है जिसका नाम है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है जोगी रोड। याद रखना आपको, जोगी रोड के अंदर एक मेला लगता है, उस मेले का नाम है जॉनबिल मेला। तो जॉनबिल मेला प्रत्येक वर्ष जब फसलों की कटाई हो जाती है तो असम की गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी के अंदर जोगी रोड नामक स्थान पर मेला लगता है। और इस मेले की विशेषता क्या है कि यहाँ पर आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली है। यानी यहाँ पर आपको वस्तु को खरीदने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आप अपने साथ में गेहूं ले जा सकते हो, चावल ले जा सकते हो, या जो भी आपके पास वस्तु है या आप जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे आपको बाल काटने आते हैं या फिर आपको इलाज करना आता है तो आप जाकर के वहां पर डॉक्टर के रूप में खरीद बैठ सकते हो और आपको जो वस्तु चाहिए उसमें किसी वस्तु का इलाज कर मतलब किसी व्यक्ति का इलाज करके आप वस्तु ले सकते हो। तो यानी ये है वस्तु विनिमय प्रणाली और असम के अंदर आज भी हमारे देश के अंदर ये मौजूद है। तो अगला टॉपिक की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं पहले मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। देखिए वो ये जानना चाहता है कि मुद्रा के चलन से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी और उसके अंदर मुद्रा के रूप में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। तो मैं यहां पर बता दूं बच्चों, पहले जो है चकमक पत्थर का यूज किया जाता था। अग्ने कांच मतलब कांच का प्रयोग, चकमक पत्थर का प्रयोग,
काउरी सेल, ये एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, उसको काउरी सेल बोलते हैं। चीते के पंजे, हवेल के दांत, कुत्ते के दांत, पशुओं की खालें, फर यानी उनकी बात मतलब खाली होता है फर भी, मवेशी भी बेच दिए जाते थे डायरेक्ट, चावल, नमक, तांबा, चांदी, सोना, ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं को जो है मुद्रा के स्थान में मुद्रा के स्थान के रूप में विनिमय के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। और नमक, नमक जैसा हम आज अपने घरों के अंदर देखते हैं व्हाइट नमक, वो वाला नमक नहीं है। यहां पर नमक की बात हो रही है वो खनिज नमक की बात हो रही है, जो जमीन के अंदर से निकलता पत्थर के टाइप में वो नमक होता बड़ा बड़ा, उसको यूज किया करते थे मुद्रा के रूप में। अगला टॉपिक है बच्चों, वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास पर प्रकाश डालना है आपको। पूरी दुनिया का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका कैसे विकास हुआ, तो इस विकास को हम इन 4-5 चीजों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि प्राचीन समय में लंबी दूरी का जो व्यापार हुआ करता था, या फिर कहें दो देशों के बीच में जो व्यापार हुआ करता था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वो सुविधाएं नहीं थी और वो नहीं किया जाता था, क्योंकि लंबी दूरी के व्यापार में लूटपाट का खतरा बना रहता था और लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही मूलभूत आवश्यकताओं पर ही खर्च किया करते थे। यानी ना तो वो ज्यादा भोग विलास पर खर्चा किया करते थे, सिर्फ खाने पीने की चीजें ही खरीदते थे जो उन्हें आसपास की चीजों से मिल जाती थी। उन्हें कंप्यूटर नहीं चाहिए था, उन्हें सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए था, उन्हें ऐसे ही मतलब जो भोग विलास की चीजें वो नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ खाने पीने की चीजें चाहिए होती थी, जो कहां से मिलती थी, आसपास के इलाके से उन्हें मिल जाया करती थी। उनकी जो है जरूरतें पूरी हो जाया करती थी आसपास के बाजारों से, इसलिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और बीच में खतरा भी रहता था लूटपाट का, इसलिए भी नहीं करते थे। फिर जैसे जैसे भोग विलास का कहें, विलासिता का विस्तार होने लगा, विलासिता मतलब जो कहते हैं ना ऐसो आराम की जिंदगी जीना, वो विलासिता कहलाती है। तो ऐसो आराम की जिंदगी जीने की जैसे जैसे साधन बढ़ते रहे, वैसे वैसे विदेशी जो व्यापार है उसके अंदर शुरुआत होती रही। और इसी विदेशी व्यापार की शुरुआत की जो की वो रेशम मार्ग ने की, और रेशम मार्ग जो है वो बनाया गया था मतलब ये रेशम के जो रेशम होता है एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जो बहुत ही मुलायम मखमल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको बेचने के लिए ही इसका निर्माण किया गया था। इसीलिए इस मार्ग का नाम ही पड़ गया रेशम मार्ग, जिसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर थी। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर थी बच्चों, और जो चीन से रोम तक जाता था, चीन से रोम तक फैला हुआ था, ये था रेशम मार्ग। फिर इसके बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी में जैसे रोमन साम्राज्य खत्म हुआ, और रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद बच्चों वाणिज्य यानी व्यापार में वृद्धि हो गई, और व्यापार में वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए, वस्तुओं को बेचने के लिए जो है विकसित देश जो है उन्होंने समुद्री मार्गों का खोज की, समुद्री मार्गों की, और समुद्री मार्गों के माध्यम से उन्होंने जलपोत भी बनाए, और जलपोतों का प्रयोग करके अब उन्होंने दूसरी दुनिया के दूर दराज या फिर कहीं दूसरे महाद्वीपों तक अपनी पहुंच करनी शुरू कर दी। इस प्रकार से दूसरे महाद्वीपों तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार पहुंचा। 15वीं शताब्दी में यूरोप में उपनिवेशवाद ने निर्मित, अब देखो 15वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद शुरू हो गया, और उपनिवेशवाद क्या था, वही था उपनिवेश मतलब गुलाम बनाना किसी को। तो गुलामी बनाना शुरू कर दिया देशों ने, शक्तिशालियों ने छोटे देशों को, ताकि उन देशों के बाजारों को, उन देशों की जनता की मांग को जो है बाजार के रूप में यूज कर सके और वहां पर अपना निर्मित माल बेच सके। और इस प्रकार से उपनिवेशवाद ने भी बेटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। बात करें 20वीं शताब्दी तक आते हैं, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, और उसी विश्व युद्धों के कारण जो औपनिवेशिक शक्तियां थी वो खत्म हो गई और नए देशों का उदय हुआ, नए देश उदय हुए। और फिर उन देशों के बीच में भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठीक से हो सके, दोबारा वो गुलाम ना बने और कोई इनके पास सीमा ना रहे, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ठीक करने के लिए बेटा गेट, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक या फिर कहें ऐसी संस्थाएं बहुत सी निर्मित की गई, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सरल, सुलभ और आसान हो सके। ठीक है, तो ये था अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। अगला टॉपिक है वो है बेटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में आने के क्या कारण थे, या फिर पूछ ले बताइए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या होते हैं, या फिर किस पर टिका होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ और विदेशी वस्तुओं की चाह ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। यानी जो देश लाभ कमाना चाहते थे और विदेशी वस्तुएं
जो प्राप्त करना चाहते थे उन्हें ने ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया। बाकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निम्नलिखित आधार हैं। पहला हम बात करते हैं, पहला आधार वह है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। अब संसाधनों में भिन्नता क्या होती है? देखो, भौगोलिक जो स्थिति होती है बेटा किसी देश की, संसाधन कहलाती है। जैसे मैं बात करूं, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति उत्तर में जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर हमारे पास सिक्किम, ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं। और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है बहुत ज्यादा खनिज मिल जाते हैं, और मतलब उन खनिजों तक पहुंच के लिए तो यानी भौगोलिक संरचना ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके बाद खनिज, हमारे देश के अंदर खनिज जो है उनका असमान वितरण है, और बहुत हमारे पास असीमित भंडार तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत मात्रा में भंडार है हमारे पास। और इसी भंडारों तक जो है, इन्हीं भंडारों को प्राप्त करने के लिए और इन भंडारों से निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना शुरू कर दिया। यानी देखो, इन्हीं के कारण तो कोई देश हमारी तरफ आकर्षित हुआ, और इन्हीं भंडारों के कारण, इन्हीं खनिजों के कारण हमने निर्मित वस्तुओं को दूसरे देशों तक बेचना शुरू किया। यानी खनिज ने भी तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो है दिशा को या फिर कहें आधार को प्रभावित किया। तो दूसरा है विशिष्ट वनस्पतियां। अब देखो, विशिष्ट वनस्पतियां मतलब बेटा कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के खाने के लिए जरूरी होती हैं, और वो किसी विशिष्ट जो है क्षेत्र में ही मिलती है। तो उनको प्राप्त करने के लिए भी जो है देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना शुरू किया, और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार बना। तो ये तो थे संसाधन की भिन्नता। अब हम अगली बात करें तो बच्चों वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या भी बहुत महत्वपूर्ण साधन है बच्चों, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार बनती है। पहली बात तो सांस्कृतिक कारक। अब जनसंख्या में अलग अलग संस्कृति होती है हर एक क्षेत्र की, तो उन अलग अलग संस्कृति के कारण वहां पर अलग अलग चीजें निर्मित होती हैं, अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग उनकी सारी की सारी सुविधाएं होती हैं। और इसीलिए उन सभी मांगों को पूरा करने के लिए हमें जो है जनसंख्या जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की तरफ जाती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखती है। देखो, सांस्कृतिक कारक और भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारा उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार, तो हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगता है, नासिक में कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन में लगता है, ऐसे ही प्रयाग में लगता है, 4 जगह लगता है। और इसी सांस्कृतिक कारणों के कारण लोग आते हैं वहां पर घूमने के लिए, और फिर वहां पर अपना विशेष प्रकार का व्यापार करने भी आ जाते हैं कई बार। तो ये सांस्कृतिक कारक है। इसके बाद जनसंख्या का आकार। बेटा, जनसंख्या का आकार एक बाजार को निर्मित करता है, और बाजार जो है व्यापार का आधार होती है। और ये किसी कारण से जो है हमारे देश के साथ में विदेशी जो लोग हैं या फिर कहें दूसरे देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना आरंभ किया हमारे देश के साथ में आकार के कारण। इसके बाद बात करें आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बेटा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई देश विकासशील है ना, और कोई देश विकसित है, तो विकासशील देश, विकसित देश और अविकसित देश, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे इनकी व्यवस्था यानी अवस्था अलग अलग होती है विकास की। जब विकास की अवस्था अलग अलग होती है बेटा, तो इनके लिए अंतरराष्ट्रीय जो उत्पाद होते हैं उनकी मांग भी अलग अलग होती है। जैसे विकासशील देश है, विकासशील देशों को विकसित मतलब अब उनको विकसित होना है तो उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, उनको उद्योग चाहिए। तो इसके लिए जो विकसित देश है बेटा, वो उनकी मदद करते हैं विकासशील देशों की, इसीलिए वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं इस प्रकार का। अगर लेकिन कोई देश अविकसित है तो उनको खाने के लिए चीज चाहिए, तो अविकसित देशों तक विकासशील देश जो है वो खाने की चीजें मुहैया कराते हैं, और इस प्रकार से आधार बनता है किसी देश की व्यवस्था, यानी किसी देश की अवस्था यानी विकास की स्थिति क्या है उनकी, वो आधार बनता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। इसके बाद विदेशी निवेश की सीमा बच्चों। तो विदेशी निवेश की सीमा मतलब अब मैं बता दूं यहाँ पर कि हमारा देश 1991 से पहले संरक्षणवाद की नीति अपनाता था, यानी हम किसी देश को अपने देश के अंदर व्यापार करने आने नहीं देते थे। लेकिन 1991 में हमने संरक्षणवाद की नीति को छोड़ दिया और हमने एलपीजी को अपनाया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, और उसके कारण हमारे देश के अंदर एफडीआई बढ़ा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी अब हमने अपने देश के अंदर
किसी वस्तु को, किसी विदेशी वस्तु को बेचने की सीमाएं जो थी उनको खत्म कर दिया, उनको हटा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, विदेशी जो कंपनियां थी वो आसानी से आकर के अपना निर्मित माल हमारे देश तक बेच सकी, और इसी के कारण से हमारे देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया। ठीक है बेटा, तो ये निवेश भी जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार है। परिवहन, तो परिवहन भी है, अगर यातायात के साधन अच्छे हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की, मान लीजिए हमारा देश भारत चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो आसानी से चारों तरफ से हमारे देश के अंदर व्यापार किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे देश के चारों तरफ पानी पानी है, तो आसानी से पानी के माध्यम से या फिर कहें समुद्र के माध्यम से जो है परिवहन करके व्यापार किया जा सकता है। यानी परिवहन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां तक हमारी पहुंच ही ना हो, मान लीजिए मुझे हिमालय पर्वतमाला पर एक फैक्ट्री लगानी है और वहां पर व्यापार करने जाना, तो कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि परिवहन ही नहीं है वहां पर, संभव ही नहीं है। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बेटा 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। तीनों महत्वपूर्ण पक्षों को आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने में थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आसान है। अगर समझ में आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार परिमाण की। तो व्यापार परिमाण क्या होता है? व्यापार की गई वस्तु का वास्तविक तोल परिमाण कहलाता है। देखिए कह रहा है कि जो भी चीजें हम व्यापार करते हैं और जब उसको हम तोल लेते हैं, वास्तविक तोल कर लेते हैं, तो वही व्यापार परिमाण होता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो मान लीजिए ये गेहूं है, गेहूं को मैंने बेच दिया, ठीक है, तो मैंने 50 किलो गेहूं बेचा तो मुझे 1000 रुपए मिले। ठीक है, 50 किलो गेहूं बेचने के बाद मुझे 1000 रुपए मिले, तो मैं इसको तोल सकता हूं, परिमाण कर सकता हूं। लेकिन बेटा सेवाएं जो होती हैं, सेवाएं मतलब डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने कितनी सेवाएं दी, पुलिस ने कितनी हमारी सुरक्षा की, वकील ने हमारी कितनी मदद की, या मिस्त्री ने हमारे लिए कितना काम किया, हम उनको तोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम उनको यानी सेवाओं को व्यापारिक परिमाण, सेवाओं का जो व्यापारिक परिमाण होता है वो आसान नहीं होता, यानी हम उसको गणना नहीं कर सकते सेवाओं की। लेकिन हम उनके लिए क्या करने लगते हैं, उनके पास, हमारे पास सेवाओं को मापने का कोई सार्वभौमिक पैमाना है नहीं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि मूल्य, आय और सुविधा के आधार पर ही हम जो सेवाएं होती हैं उनका मूल्य निकालने लगते हैं। जैसे आपने देखा हुआ एक डॉक्टर की फीस जो है 100 रुपए और एक डॉक्टर की फीस 1000 रुपए, तो कौन अच्छा डॉक्टर होगा आपके हिसाब से? तो आप बोलोगे ना 1000 रुपए वाला जो है क्या कहते हैं डॉक्टर अच्छा होगा। लेकिन हमने यहाँ पर, उसने सेवा तो हमारी कर दी, लेकिन हमने उसका जो मूल्यांकन किया वो किसके आधार पर किया? आय के आधार पर किया, मूल्य के आधार पर किया। इसी को कहते हैं हम व्यापार परिमाण। यानी जब सेवाओं को और व्यापार की गई वस्तुओं को हम वास्तविक तौल के आधार पर नापने लगते हैं, तब कहलाता है उसी को कहते हैं हम व्यापार परिमाण। लेकिन मैं यहां बता दूं कि सेवाओं का परिमाण करना आसान नहीं होता, उनको हम अन्य आधारों पर उसका मूल्यांकन करते हैं, जैसे मूल्य के आधार पर, आय के और सुविधाओं के आधार पर। ठीक है, अगर सेवाएं इसी प्रकार से हम उसको मापते हैं, अन्यथा हम सेवाओं को माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक व्यापार परिमाण। इसके बाद अगला टॉपिक जो है उसकी तरफ चलते हैं। फिर है व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन भी आसान है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आ रहे आयातित और निर्यातित वस्तुओं एवं सेवाओं में परिवर्तन, यानी पहले हम कुछ और आयात किया करते थे, लेकिन वर्तमान में कुछ और आयात करते हैं। तो ये जो आयात में परिवर्तन आ रहा है, आयात निर्यात में जो परिवर्तन आ रहा है बच्चों, यही कहलाता है व्यापार संयोजन। यानी भारत पहले जो है अमेरिका को सब्जियां, गेहूं, चावल वगैरह देता था, लेकिन अब वर्तमान में हम सॉफ्टवेयर भी अमेरिका को बहुत बड़ी मात्रा में दे रहे हैं। तो यानी पहले हम जो निर्यात किया करते थे उसमें परिवर्तन आ गया, आयात में भी परिवर्तन आ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में जो आयात निर्यात में परिवर्तन आता है उसको ज्योग्राफी की भाषा में व्यापार संयोजन कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण भी है। इसके बाद व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा क्या है? तो इतिहास में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र अमेरिका हुआ करते थे बच्चों, अमेरिका और यूरोप हुआ करते थे। यानी ज्यादातर जो व्यापार हुआ करता था इतिहास में, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार हुआ करता था उसका जो केंद्र हुआ करते थे बच्चों, वो हुआ करता था यूरोप या अमेरिका। लेकिन वर्तमान में या फिर कहें 21वीं शताब्दी में व्यापार की दिशा बदल गई है। यानी
अब जो व्यापार के जो केंद्र हैं वो अमेरिका और यूरोप नहीं रहे हैं। 19वीं शताब्दी में तो परिवर्तन होना शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी तक उसने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब जो है व्यापार केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र जो है केवल यूरोप नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देश भी हैं, जापान, चीन, भारत सहित आसियान जैसे अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है वो व्यापार की दिशा उन्होंने बदल दी है और यही कहलाती है व्यापार की दिशा। पहले यहां से होता था, अब यहां से होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है व्यापार संतुलन से क्या समझते हो और धनात्मक या फिर क्या अनुकूल या प्रतिकूल ऋणात्मक व्यापार क्या है। तो व्यापार संतुलन का अर्थ होता है बच्चों आयात निर्यात के बीच में जो अंतर होता है। संतुलन का याद रखना है कि आयात निर्यात बराबर होना व्यापार संतुलन नहीं होता है। आपको बताना है कि आयात और निर्यात के बीच में जो अंतर होता है वही व्यापार संतुलन कहलाता है। इसका जो सूत्र है वो होता है x माइनस एम इज इक्वल टू व्यापार संतुलन हो जाता है। x मतलब आप इसको समझ सकते हो एक्सपेंडिचर से, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट है ये, एक्सपोर्ट से x लिया गया है और इंपोर्ट मतलब आयात से, इंपोर्ट से m लिया गया है। तो यानी x माइनस एम इज इक्वल टू क्या होता है व्यापार संतुलन। अब धनात्मक व्यापार क्या होता है। धनात्मक व्यापार में बता दूं जब निर्यात अधिक हो बच्चों, यानी हम जो है बेचे ज्यादा और खरीदे कम, यानी आयात कम हो तो धनात्मक व्यापार। ऋणात्मक व्यापार उलट, जब आयात अधिक हो और निर्यात कम हो तो ऋणात्मक व्यापार। ठीक है, या फिर अनुकूल या प्रतिकूल व्यापार। आसान था, अब इसको आगे चलते हैं हम। हाँ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार बताने हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो द्विपक्षीय व्यापार और एक बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार वह व्यापार होता है ऐसे जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार में केवल दो देश शामिल हो, तो द्विपक्षीय व्यापार। और बहुपक्षीय व्यापार ऐसा व्यापार होता है जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर बहुत सारे देश शामिल हो। ये अधिकतर जो संगठन होते हैं या वो व्यापारिक संगठन जैसे आसियान वगैरह, यूरोपीय संघ वगैरह, उसके माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। अगला टॉपिक है बच्चों वह है मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हो और इसकी स्थिति का तात्पर्य बताना है। मुक्त व्यापार क्या होता है। तो मुक्त व्यापार का अर्थ होता है विदेशी व्यापार हेतु देश जो है ना विश्व की सीमाओं को खत्म कर देना। यानी मैं अगर अपना माल बेचना चाहता हूं तो मैं दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर अपना जो है निर्मित माल बेच सकूं और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कर के। तो इसी को कहते हैं मुक्त व्यापार व्यवस्था और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम है आर्थिक उदारीकरण भी कहते हैं या फिर इसे उदारीकरण जैसे शब्दों से भी जाना जाता है। भारत ने इसको 1991 में अपनाया। ठीक है, ये था मुक्त व्यापार। अब बच्चों आपको बताना है कि डंप करना क्या होता है। डंप करना, तो डंप करने के बारे में बताता हूं आपको कि जब कोई वस्तु या फिर जब कोई सेवा या कोई टेक्नोलॉजी या कोई पानी का जहाज, कुछ भी चीज जब उसको हम बेचने लगे दो देशों के बीच में, ठीक है, तो उसका जो बेचने का जो दृष्टिकोण हो वो आर्थिक ना हो। ठीक है, लागत की दृष्टि से नहीं होता है। कोई भी चीज जब हम बेचने लगते हैं तब हम उसको दो देशों के बीच में अलग अलग कारणों से और अलग अलग कीमत पर बेचने लगे। तो और किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो उसका जो आधार होता है वो आर्थिक नहीं होता है। यानी हम लाभ के लिए नहीं करते हैं उसको, केवल किसी चीज को ठिकाने लगाने के लिए, किसी चीज को ठिकाने लगाने के लिए जब हम एक ही वस्तु को, एक ही चीज को दो देशों के बीच में अलग अलग कीमतों पर बेच देते हैं तो वो विक्रय कहलाता है, डंप करना। ठीक है, यानी लाभ कमाने के लिए नहीं, बस ठिकाने लगाने के लिए, बस ये मेरे घर से निकल जाए, है ना, बस कहीं भी जाए क्योंकि जगह घेर रहा है ये। ठीक है ना, आपने देखा ना कबाड़ी वाले को जब हम कोई चीजें बेचते हैं तो अधिकतर हम कबाड़ी वाले को बेचते लिए डंप करते हैं कि ले जा भाई वस्तु, है ना। खराब बैटरी होती है या फिर टायर होते हैं, वो बोलते हैं हमारे किस काम का, कुछ भी आ रहा है आने दो बस। अगला टॉपिक जो है वो है बच्चों विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कामों का बताना है कि इसके काम बताने हैं। तो 1948 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सीमाएं जो थी बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, उनको खत्म करना। ठीक है बच्चों, कि क्या है कि जब 1948 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो बाधाएं हैं, और वो बाधाएं कौन सी थी, उच्च सीमा हो, शुल्क हो, कर हो, टैक्स हो,
उनको खत्म करना, दूर करना। और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था विश्व व्यापार संगठन। यानी हम पूरी दुनिया के अंदर जो व्यापार करते हैं और उस व्यापार के अंदर जो बाधाएं आती हैं, उस बाधाओं को दूर करने वाली जो संस्था थी वो थी विश्व व्यापार संगठन। इसका जो पुराना नाम है, इसके लिए 1948 में व्यापारों को जो बाधाएं उनको दूर करने के लिए हमने गैट का निर्माण किया, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, इसका निर्माण किया। परंतु इसको 1 जनवरी 1995 में इसका नाम बदल करके WTO कर दिया। WTO जो है विश्व व्यापार संगठन में इसका नाम बदल दिया गया। इसका जो मुख्यालय है वो बच्चों जिनेवा में है और जिनेवा राजधानी है स्विट्जरलैंड की, ठीक है, जिनेवा के अंदर है। आगे हम बात करें तो इसके कार्यों के बारे में जानना चाहता है वो आपसे बताइए कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो क्या काम करता है। तो बहुत आसान है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वैश्विक नियमों का निर्माण करता है। यानी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसकी पूरी दुनिया में जो नियम बनाए जाते हैं उसका निर्माण करने का काम है विश्व व्यापार संगठन का। सदस्यों के बीच में व्यापारिक विवादों को निपटाता है। यानी मतलब हमारा भारत का और किसी देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर विवाद हो गया तो उसको निपटाने का काम WTO का है। इसके बाद हम बात करें दूरसंचार, बैंकिंग भी इसमें शामिल कर लिया उन्होंने। यानी पहले दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सुविधाएं शामिल नहीं थी विश्व व्यापार संगठन के अंदर, अब उन्होंने इसको भी शामिल कर लिया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इस क्षेत्र का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है दुनिया के अंदर, संचार का और बैंकिंग का। आगे हम बात करें, देखा होगा ना आपने एक ही बैंक का ATM विदेशों में भी चल जाता है ना। जैसे भारत की सबसे अधिक जो विदेशी शाखाओं वाला बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, सबसे ज्यादा विदेशी बैंकों की शाखाएं। आगे बात करें विश्व व्यापार संगठन की आलोचनात्मक तर्क देने हैं, मतलब आलोचक क्या तर्क देते हैं, बताना है आपकी आलोचना क्यों की जाती है। तो पहला ही है कि जो लोग भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण है ये शब्द का मत, जो लोग परेशान है ना भूमंडलीकरण से, वो इसका विरोध करते हैं विश्व व्यापार संगठन का। और क्या तर्क देते हैं, मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन में कोई लाभ नहीं पहुंचाती है। यानी पैसे वाले ही लाभ उठा रहे हैं मुक्त व्यापार का, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वही अपना माल तो बेच रहे हैं दुनिया के अंदर। किसान जाकर के बेचता है क्या अपनी चीजें बाहर जाकर के? तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ जो लोग धनी लोग हैं वही इसका लाभ उठा रहे हैं, आम लोगों के जीवन में इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। धनी को और धनी और गरीब को और गरीब बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक खाई बढ़ रही है इससे। प्रभावशील देशों के हितों में काम करता है, यानी अमेरिका जैसे देश हो गए जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो इसको बहुत ज्यादा फंड देते हैं चलाए रखने के लिए, उनके डिसीजन पर ही ये काम करता है या उनके ही हित में काम करता है। किसी विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए अपनी सीमाओं को पूर्णतः नहीं खोला है। ये कहते हैं कि अभी भी विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए अपने जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सीमाएं उनको पूर्णतः नहीं खोला है और उसके लिए भी विश्व व्यापार संगठन कोई काम ज्यादा खास करता नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक बच्चों बताना है आपको, पर्यावरण जो है और श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम मुद्दे जो हैं वो कहीं गायब हो गए हैं या फिर वो ध्यान ही नहीं देता है इन मुद्दों के ऊपर। ये भी उससे व्यापार से संबंधित मुद्दे हैं लेकिन विश्व व्यापार संगठन इनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये इसकी आलोचना है विश्व व्यापार संगठन की। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला है प्रादेशिक व्यापार समूह क्या है, प्रादेशिक व्यापारिक समूह क्या है। तो प्रादेशिक व्यापारिक समूह जो बेटा बनते हैं वो बनते हैं किसी भी देश की भौगोलिक विशेषता के कारण। यानी मान लीजिए भारत की तरफ सारे विकसित देश हैं और भारत भी एक विकसित देश है, तो भारत का जो प्रादेशिक समूह होंगे या फिर जिसका भी वो भाग होगा तो वो प्रादेशिक समूह अलग प्रकार के होंगे और उसका अलग ही महत्वपूर्ण योगदान होगा भारत के विकास में। अगर सारे गरीब हैं तो वो अलग तरीके का विकासशील देशों के साथ में और गरीब देशों के साथ में जो है अपने प्रादेशिक व्यापारिक समूह बनाएगा। हालांकि ये विकास करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब इसको करते हैं, भौगोलिक विशेषताओं के कारण प्रादेशिक व्यापार समूह की मदों में समरूपता और पूरकता के साथ विदेशी व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रादेशिक व्यापारिक समूह का स्थापना की जाती है। यानी किसी देश की भौगोलिक विशेषता के कारण जब किसी देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाए और उन अंतरराष्ट्रीय व्यापारों को जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो सीमा है उनको खत्म किया जाए, उनका एक काम होता है, उसी को कहते हैं प्रादेशिक व्यापारिक समूह। और आज विश्व के अंदर बच्चों 120 से अधिक जो है व्यापारिक समूह है और 52% पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो इन्हीं प्रादेशिक व्यापारिक समूह के द्वारा किया जाता है, जैसे आसियान, यूरोपीय संघ, नाफ्ता, ओपेक
और ऐसे बहुत सारे हैं। आपके एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को देख सकते हो आप बुक के अंदर। यदि आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो मैं उसको पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ 20-25 मिनट की वीडियो के अंदर। आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए तो मैं बता दूंगा उसको, बाकी इतना बहुत है उसके लिए। अगला जो टॉपिक है वो है पतन। पतनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, और पतनों की, या फिर पूछे कि पतनों की विशेषता बताओ, तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा पतनों की विशेषता। तो जहां से जहाजी माल तथा यात्रियों को विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है, पतन कहलाया जाता है। या फिर कहें समुद्री मार्ग, समुद्र में जहाजों के अंदर विदेशी व्यापार हेतु माल को चढ़ाना उतारना, यात्रियों को चढ़ाना उतारने वाला जो स्थान होता है वो पतन कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो पतन क्या है। पतन जहाजों के लिए, जो पतन होता है वो जहाजों के लिए माल लादने, उतारने, भंडार करने की सुविधाएं प्रदान करता है, रोजगार उपलब्ध कराते हैं लोगों के लिए जो आसपास रहते हैं, और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये तो थी पतनों की विशेषता और पतनों की परिभाषा। ठीक है, अगला टॉपिक है पतनों के प्रकार। तो पतनों के प्रकार हम बात कर लेते हैं। तो पतनों के प्रकार जो है बेटा, अलग अलग कारणों से पतनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हम बात करें नौ भार के आधार पर, नौ भार मतलब जो है जो भार वो ढोते हैं। ठीक है, भार के आधार पर पतन कौन से होते हैं, तो दो तीन प्रकार होते हैं, औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन और विस्तृत पतन। औद्योगिक पतन कौन से होते हैं, ये थोक व्यापार के लिए नौ भार को ढोते हैं, थोक व्यापार के लिए, आगे बेचने की थोक के लिए, जैसे अनाज, चीनी आदि को ये लेकर जाते हैं। फिर वाणिज्यिक पतन, वाणिज्यिक पतन जो होते हैं वो नौ भार जो है सामान्य नौ भार को लेकर के जाते हैं। सामान्य नौ भार मतलब थोक के लिए नहीं, इसमें तो यात्री भी नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें नौ भार के साथ साथ में माल, जो तैयार माल होता है वो भी ले जाते हैं और यात्रियों को भी लेकर के जाते हैं। और विस्तृत जो होते हैं पतन, वो बड़े पैमाने के पतन होते हैं, और दुनिया के अधिकतर जो नौ भार वाले पतन है वो इसी प्रकार के पतन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण पतन होते हैं, ये बड़े पतन होते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है अवस्थिति के आधार पर, यानी स्थिति के आधार पर पतनों की विशेषता बतानी है। तो दो होते हैं स्थिति के आधार पर, एक तो अंतर्देशीय पतन, अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन। अंतर्देशीय पतन क्या होता है बेटा, ये मुख्य तट से दूर नदियों और नहरों के माध्यम से जुड़े जाते हैं। मान लीजिए ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, तो यहां तक क्या है, यहां पर बना दिया जाता है ये पतन, अंतर्देशीय पतन। यहां तक पानी के जहाज आकर के खड़े होते हैं और यहां से एक नदी जाती होगी, या फिर ये इस तरीके हो सकते हैं, मान लीजिए इधर भी हो सकता है ये पतन, जैसे विशाखापट्टनम पतन है, विशाखापट्टनम भारत का, वो एक अंतर्देशीय पतन है। अंतर्देशीय पतन वो समुद्री भाग के अंदर ना होकर के वो बेटा वो जमीन के अंदर है, लेकिन नदियों के और झीलों के और नदी के माध्यम से वो पानी के जहाज यहां तक आते हैं और व्यापार करने जाते हैं। ठीक है, मुख्य तट से दूर होते हैं ये। ठीक है, यहां से दूर होते हैं पतन, अंदर होते हैं। बाह्य पतन, बाह्य पतन यहां ना होकर के यहां होंगे और यहां पर होंगे, और ये तट से दूर स्थित होते हैं और जहाजों को सेवाएं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े जहाज होते हैं बेटा वो यहां तक नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर पानी की गहराई कम होती है, तो ये टिक जाते हैं जमीन पर, फिर ये फंस जाते हैं, नहीं आ सकते यहाँ तक, तो ये यहीं पर रुक जाते हैं। और यहाँ से फिर छोटी छोटी नदियों के माध्यम से, या फिर यहाँ फट्टे टाइप में एक रास्ता बना देते हैं, उसके माध्यम से उसको जो है समुद्री तटों तक जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला फिर है विशिष्टीकरण कार्यों के आधार पर। कार्यों के आधार पर भी जो है पतन होते हैं। तेलीय पतन, जो तेल के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे माराकाइबो है, टूनेशिया है, ये ऐसे पतन है। ठीक है, मार्ग पतन, मार्ग पतन को विश्राम पतन भी कहते हैं, यानी अगर यहां से यहां जा रहे हैं, काफी लंबी दूरी है, तो यहाँ पर एक पतन है, इसको हम पानी के जहाज को यहाँ रोक देते हैं, यहाँ पे पानी जहाज में पेट्रोल भरना, आराम करना, थोड़ा रुकना, तो इस पतनों को हम कहते हैं मार्ग पतन या विश्राम पतन। ये अदन और होनोलुलु पतन इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। पॉकेट पतन, पॉकेट पतन या फेरी पतन, जैसे हमारे घर के आसपास फेरी लगाने वाले आते हैं और वो मंडी से सामान को ला करके हमारे घर तक ला करके बेचते हैं, तो वो फेरी लगाते हैं। तो ऐसे ही ये पतन होते हैं। ये जो पतन होते हैं वो बड़े पतन जब ला करके यहां तक छोड़ दिया किसी माल को, बड़े पतन तक, फिर यहां से छोटे छोटे पतनों और मतलब पानी के जहाजों के माध्यम से यहां से देश के छोटे छोटे हिस्से में या फिर छोटे छोटे अन्य पतनों तक जो है माल को ले जाने का काम करते हैं। ये फेरी पतन या पॉकेट पतन करते हैं। ठीक है, आंथ्रोपो पतन,
ये सिंगापुर और एशिया और रोटरडम के अंदर है। इसके बाद नौसेना पतन, ये नौसेना वाले पतन जो होते हैं वो सैनिकों के प्रयोग के अंदर किए जाते हैं, जैसे भारत का कोची पतन। तो ये चैप्टर पूरा हो चुका है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और हम अब एक नई वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।